दुनिया भर में चारों तरफ बुरी खबरें ही देखने को मिल रही है। सिर्फ 2025 में हुए बुरे इवेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। सब कुछ बेकार सा हो रहा है, दुनिया डरावनी सी होती जा रही है, गरीबी बढ़ रही है, चारों तरफ लोग दुख में हैं, मर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हो। ये फीलिंग कि चीजें दिन पे दिन, साल पे साल बिगड़ती जा रही है, इसे कहते हैं डिक्लाइनिज्म। जब हम न्यूज और इंटरनेट पर देखते हैं तो ये लगना नेचुरल है कि संसार गड्ढे में जा रहा है, पर एक्चुअली जब हम लॉन्ग टर्म डेटा को ऑब्जर्व करते हैं तो एक अलग ही पिक्चर सामने आती है। दुनिया लगभग हर मामले में बेहतर होती जा रही है, सच में। एक समय था जब पैदा होने वाले हर 2 में से 1 बच्चा बड़ा होने से पहले ही मर जाता था। इनफैक्ट हमारे इतिहास में हमेशा ही ऐसा रहा है। रिसर्चर्स ने 17 अलग अलग सोसाइटीज को ऑब्जर्व किया और पाया कि पिछले 2000 सालों से छोटे बच्चों की मरने की दर यानी मोर्टेलिटी रेट लगभग 50% थी। हर 2 में से 1 बच्चा बड़ा नहीं होता था। ये बदलने लगा 200 साल पहले। 1950 तक मोर्टेलिटी रेट 22% हो गई और आज ग्लोबल मोर्टेलिटी रेट है 4% से कम, यानी 100 में से लगभग 4 बच्चों की डेथ होती है, बाकी सभी बड़े हो जाते हैं। इसका कारण है बेहतर न्यूट्रिशन, साफ पानी, वैक्सीनेशंस, दवाइयाँ, गरीबी में कमी और प्रॉपर हेल्थ केयर। ऑफ कोर्स 4% भी एक बड़ा नंबर है क्योंकि हमारी जनसंख्या ही ज़्यादा है। 4% का मतलब हुआ हर साल 60 लाख बच्चे, यानी 16,000 रोज़, और 11 बच्चे हर मिनट मरते हैं। बहुत बुरा है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। इनफैक्ट कुछ अमीर देशों जैसे आइसलैंड, जापान और नॉर्वे, इनमें तो मोर्टेलिटी रेट 0.4% है। मतलब इस दिशा में बाकी देश और प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन जनरल लोग आज की तारीख में ज़्यादा लंबा जी रहे हैं। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हर उम्र के लिए लगातार बढ़ रही है। जहाँ पहले लोग कम उम्र में मरते थे, अब ज़्यादा लोग 70-80 क्रॉस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आर माधवन का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसकी शुरुआत ही वो ऐसे करते हैं कि देखो, घटिया लाइफ नहीं जियोगे तो 90 तक तो पहुंच ही जाओगे। You stay healthy and you take your walks and you add your right food. Staying alive till 90 is not such a big deal anymore, or at least thereabouts, 92, you know. So the dichotomy here is 60 is the new 45 in terms of health. I'm 55. Okay, at 60, I'm going to be doing stuff that my parents would never have imagined doing at 60. I completely agree. और मुझे ये पूरा पॉडकास्ट ही पसंद आया। कैसे आप 60 के बाद भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कैसे आपको अपनी पूरी लाइफ प्लान करना चाहिए, ना केवल पैसे बल्कि पर्पस और मीनिंग भी। I think all of us should strive for not income but for wealth. And wealth doesn't really mean being rich or obscenely rich. Wealth means that it's passive. It exists. Income is I have to do some activity to generate it. Wealth is that it exists and it pays me somehow. Correct. आई थिंक इसमें से ये मेरा फेवरेट पार्ट था, क्योंकि मुझे भी सिर्फ जॉब करने और सैलरी लेने का सिस्टम कुछ खास नहीं जमता। वेल्थ ही अल्टीमेटली व्यक्ति के काम आती है जैसे वो 50-70 क्रॉस करता है। मेरा पॉइंट ये है कि बहुत जल्दी 80-90 टच करना एक नया नॉर्मल बनने वाला है। हम उस लेवल पर आ चुके हैं जहां हम सोच रहे हैं कि 60 के बाद की अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें। इस पूरे पॉडकास्ट की ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में डाल दूंगा। एक ये आइडिया आपने अक्सर सुना होगा कि आज लोग हार्ट डिजीज और कैंसर से मरते हैं, लेकिन पहले के लोग तो इन बीमारियों से नहीं मरते थे। कई यूट्यूबर्स भी इस आइडिया को प्रमोट करते हैं। भाई, पहले के लोग उतना जीते ही नहीं थे कि उन्हें कैंसर या हार्ट डिजीज हो। ये बीमारियां आमतौर पर 45-50 के बाद होती हैं, चाहे प्राचीन भारत हो या हंटर गैदरर्स हो। उस समय इंसान तरह तरह की बीमारियों और लड़ाई झगड़े में ही मर जाते थे। ये बीमारियां होने से पहले रिसर्चर्स ने 4000 साल पुरानी इजिप्शियन ममीज को एनालाइज किया और पाया कि उनकी आर्टरीज में प्लैक था, मतलब उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था और वो हार्ट डिजीज की तरफ बढ़ रही थी। तो अगर वो जिंदा रहती तो उन्हें भी दिल की बीमारी हो जाती। नाउ मैं मॉडर्न सोसाइटी के जंक फूड या मांस खाने को लेकर के ऑब्सेशन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। इनसे लोग मर रहे हैं और आज ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। आई एग्री, पर मेरा पॉइंट कुछ और है। हमारे अंदर एक टेंडेंसी है बीते हुए कल को रंगीन चश्मे से देखने की। इसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया बायस। पहले सब सही था, अब बिगड़ रहा है। सुनी होगी आपने इस तरह की बातें कि पुराने लोग कितने शांत थे, शांति से रहते थे, नेचर के साथ रहते थे, हमने तो सब बिगाड़ दिया। जबकि फैक्ट्स एकदम साफ हैं कि आज की ज़िंदगी 100, 200, 500 साल पहले से कहीं ज़्यादा सेफ है, कंफर्टेबल है और कनेक्टेड है। हमने बिगाड़ा है, बहुत कुछ बिगाड़ा है और उसकी बात भी हम करेंगे, पर आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ओवरऑल सब कुछ बेहतर है।
आज से 200 साल पहले सन 1820 में 75% लोग यानी हर 4 में से 3 लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। एक्सट्रीम गरीबी मतलब हर 4 में से 3 लोग रहने के लिए एक छोटी सी जगह नहीं खरीद सकते थे, ना ही वो ऐसा खाना खरीद सकते थे जिसमें अच्छा न्यूट्रिशन हो, और ना ही वो ठंड से बचने का उपाय कर सकते थे। बाय द वे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डॉक्यूमेंट की लिंक मिल जाएगी जहां मैंने हर क्लेम का सोर्स दे रखा है। एक भी बात मैं अपने मन से नहीं बोलने वाला। साल 1820 से लेकर 2018 तक पिछले 200 सालों में गरीबी का ये परसेंटेज लगातार गिरा है और आज 75% की जगह केवल 10% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, और ये नंबर भी लगातार कम हो रहा है। भारत में भी यही कहानी देखने को मिलती है। आज़ादी के बाद से एक्सट्रीम पॉवर्टी काफ़ी कम हुई है। इसका कारण रही है इकोनॉमिक ग्रोथ। दुनिया की जनसंख्या 8 गुना बढ़ने के बाद भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे लोगों की संख्या कम हुई है। दुख की बात है कि मीडिया जिस तरह से काम करता है उसमें वो सिंगल इवेंट्स को कवर करता है, और उसमें भी सेंसेशनल हेडलाइन बनाने वाली खबरें। यहाँ ऐसा हो गया, इतने लोग मर गए, वहाँ वैसा हो गया। इस सब के बीच स्लो डेवलपमेंट्स जो असल में हमारी दुनिया को बदलते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उन स्लो चेंजेस पर मीडिया का ध्यान नहीं जाता। आखिरी बार आपने ये हेडलाइन कब देखी थी कि 1 लाख से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम गरीबी से बाहर आ गए? मैंने तो शायद कभी भी नहीं देखी। जबकि ये हेडलाइन सन 1990 से हर एक दिन न्यूज़पेपर में आना चाहिए थी, क्योंकि रोज 1 लाख लोग एक्सट्रीम गरीबी से बाहर आ रहे थे। तो जो आज हमें गरीबी की तस्वीरें ऑनलाइन या अपने आसपास दिखती हैं, वो नहीं होना चाहिए। ये बात एकदम ठीक है, वो बुरा है। पर यह भी सच है कि ओवरऑल दुनिया से गरीबी कम हो रही है और आगे भी होगी। हालांकि प्रोजेक्शंस बताते हैं कि आगे पॉवर्टी धीरे कम होने वाली है, मतलब जो बहुत पीछे लोग हैं उन्हें आगे आने में समय लगेगा। पर 200 साल पहले से अगर हम तुलना करें कि हमें गरीबी से मुक्त दुनिया की कल्पना करके उस तरफ बढ़ पा रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आए दिन हम वायलेंस की न्यूज़ सुनते रहते हैं, सिंगल इवेंट्स, लेकिन बड़ा ट्रेंड पूरी दुनिया और भारत में ये है कि वायलेंस कम हो रहा है। सुनने में अजीब लग सकता है, पर दुनिया इतनी शांत और कम हिंसक कभी नहीं थी जितनी आज है। उदाहरण के लिए होमिसाइड यानी मर्डर्स को ले लीजिए। पहले की तुलना में आज दुनिया भर में काफ़ी कम होमिसाइड होती है। होमिसाइड की रेट कम हो रही है। भारत में जहां 1990 में हर 1 लाख पर लगभग 5.1 लोग हर साल मारे जा रहे थे, वो नंबर पिछले 30 सालों में घटकर 2.8 हो गया है। सभी मेजर सोर्सेस के अनुसार भारत में होमिसाइड की रेट पिछले 30 सालों में कम हुई है। यानी लिटरली लोग एक दूसरे को जान से कम मार रहे हैं। जो थोड़ा बहुत डेटा हमारे पास पिछली सदियों का उपलब्ध है, उसके अनुसार भी होमिसाइड बहुत बड़े लेवल पर कम हुई है। इसका कारण रहा है वायलेंस पर स्टेट की मोनोपोली, यानी एक गवर्नमेंट का होना जिसके पास वायलेंस करने की ताकत है और सभी उसको स्वीकार करते हैं। कोई भी अगर वायलेंट क्राइम होता है तो आपको खुद उसका बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जगह गवर्नमेंट उस क्राइम का बदला लेती है दोषी को सज़ा देकर। और चूंकि गवर्नमेंट के पास किसी भी एक इंसान या ग्रुप से ज़्यादा पावर है, तो सज़ा के डर से लोगों के बीच वायलेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। एटलीस्ट पूरी दुनिया के अलग अलग देशों का डेटा तो यही कहता है ना। ये खबर हमारी इंट्यूशन के काफ़ी विपरीत जाती है, क्योंकि हम आए दिन वायलेंस की और मर्डर्स की न्यूज़ सुनते रहते हैं। उसका एक कारण ये है कि वायलेंस जो है ना, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कुछ खास कम नहीं हुआ है। जैसे भारत का उदाहरण ले तो 1990 में 44,000 से ज़्यादा मर्डर्स हुए सन 1990 में, और 2022 में लगभग 40,000। इसी बीच भारत की जनसंख्या 86 करोड़ से 143 करोड़ हो चुकी है। तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन लोग अभी भी उतने ही लगभग मर रहे हैं जितने पहले मरा करते थे। अब आप पूछोगे भाई फ़ायदा क्या हुआ जब लोग उतने ही मर रहे हैं? तो खुद से पूछो, क्या आप एक ऐसी दुनिया में रहना चाहोगे जिसमें 100 लोग हों और 50% होमिसाइड रेट हो, यानी हर साल टोटल 50 लोग मरते हो? या एक ऐसी दुनिया में रहना चाहोगे जिसमें 1 करोड़ लोग हों और होमिसाइड की रेट 0.5% हो? हाँ, उस 0.5% का मतलब हुआ कि हर साल 50,000 लोग मरेंगे। और क्या ज़्यादा अच्छा है, 100 लोगों में से 50 लोगों का सेफ रहना, या 1 करोड़ में से 99,99,000 व्हाटएवर उतने लोगों का सेफ रहना? पृथ्वी पर यही हो रहा है। फाइनली अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 1820 में 10 में से 1 व्यक्ति पढ़ लिख सकता था, और आज 10 में से 1 व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, रेस, कास्ट, होमोसेक्सुअलिटी, सभी में बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। इनफैक्ट साल दर साल हम लोगों का IQ बढ़ रहा है। आज से 100 साल 200 साल पहले हमारी उम्र के लोगों का जो IQ था, हमारा IQ उनसे कहीं ज़्यादा है।
क्योंकि आज की दुनिया कॉम्प्लेक्स है, तो एक बच्चे को बहुत कुछ सीखना पड़ता है और उसका ब्रेन बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है और हमारा IQ साल दर साल, डेकेड बाय डेकेड बढ़ता जा रहा है। डिस्क्रिप्शन में जो सोर्सेज का डॉक्यूमेंट है उसमें मैंने कुछ और भी लिंक्स डाली हैं अगर आपको उन फील्ड्स के बारे में और पढ़ना हो। ओके, तो क्या इस वीडियो का मतलब है कि सब बढ़िया चल रहा है और हमें रिलैक्स करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। अभी तक जितनी भी उपलब्धियों की हमने चर्चा की उन सब के पीछे है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, और वो ग्रोथ हुई है फॉसिल फ्यूल्स के कारण, कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह। पर इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स के कारण दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे दरवाजे पर भी नहीं है, वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुकी है। वो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। पैराडॉक्स ये है कि अगर हमें मोर्टेलिटी रेट, एजुकेशन, हेल्थ, गरीबी, इन सब पर प्रोग्रेस को बनाए रखना है तो हमें उसी चीज़ को बदलना होगा जिसके कारण ये सारी ग्रोथ अब तक हुई है। हमें फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करना होगा, वरना क्लाइमेट चेंज हमें काफ़ी पीछे धकेलने वाला है। बहुत लोगों की डेथ होने वाली है, हो रही है, बहुत लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, बहुत लोगों का रोजगार छूट रहा है, और भी कई समस्याएं क्लाइमेट चेंज के कारण शुरू हो गई हैं। अगर हम सभी को मिलकर किसी एक चीज़ की चिंता करना चाहिए, किसी एक चीज़ से डरना चाहिए, किसी एक चीज़ की हर जगह बात करना चाहिए, तो वो है क्लाइमेट चेंज। और चूंकि क्लाइमेट चेंज एक दिन में नहीं होता, इसलिए हमारी मीडिया और इंटरनेट पर इसकी चर्चा बहुत कम होती है। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनिमल क्रूअल्टी। हमने जो बेहिसाब प्रोग्रेस की है उससे इंसानों की ज़िंदगी तो बेहतर हो गई है, लेकिन हमने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जानवरों को टॉर्चर करने, उनसे अपना फ़ायदा निकालने के लिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। मेरा विश्वास करो, आप जो भी कल्पना कर सकते हो कि शायद इतने जानवरों को ऐसे मार रहे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हो रहा है और रोज़ हो रहा है। ये एनिमल क्रूअल्टी इंसानियत पर तो धब्बा है ही, साथ ही ये क्लाइमेट चेंज का भी दूसरा सबसे बड़ा कारण है। फॉसिल फ्यूल्स के बाद बिना एनिमल एग्रीकल्चर को फिक्स किए, बिना इस टॉर्चर को रोके, हम क्लाइमेट चेंज से भी नहीं बच पाएंगे, जो कि मैं तो कहता हूँ एकदम ठीक है, मतलब यही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दूंगा, आपके होश उड़ जाएंगे देखकर कि एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है और कैसे हमारी रोज़मर्रा की चॉइसेस उनकी जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर न्यूज़ हमें ये नहीं बताती कि दुनिया कैसे बदल रही है, वो ये बताती है कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसमें भी क्या गलत हो रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। क्योंकि पहली तो बात, नेगेटिव इवेंट्स ध्यान खींचते हैं, प्लेन क्रैश, टेररिस्ट अटैक, नेचुरल डिजास्टर, और दूसरा ये कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आमतौर पर बहुत धीरे धीरे होते हैं, तो उनकी कोई न्यूज़ नहीं बन पाती। दुनिया को समझने के लिए इंडिविजुअल स्टोरीज और इवेंट्स के बजाय लॉन्ग टर्म डेटा पर ध्यान देना चाहिए। जब हम लॉन्ग टर्म डेटा पर ध्यान देंगे तो दो चीज़ें होती है, एक तो हमें पता चलता है कि दुनिया पहले से कितनी ज़्यादा बेहतर है, और दूसरा हमें पता चलता है कि आज हमारा असली चैलेंज क्या है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, लोगों को ये बातें सुनने की बहुत ज़रूरत है। एक तरफ है फेटलिज्म कि सब बर्बाद हो रहा है, सब कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, और दूसरी तरफ है अनरियल ऑप्टिमिज्म कि अपन तो अपनी लाइफ जियो, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट सब सॉल्व कर देगी। हमें दोनों एक्सट्रीम से बचकर दुनिया का एक रियलिस्टिक व्यू लेने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए हमने बात की कि कैसे भारत में वायलेंस की रेट कम हो रही है, लेकिन उसी के साथ महिलाओं के खिलाफ होने वाले वायलेंस की रेट बढ़ रही है, जो कि ऑब्वियसली बुरा है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि हर चीज़ ही अच्छी हो रही है। आई गेस मेरा इस वीडियो से पॉइंट ये है, और इस पूरे चैनल का ही पॉइंट ये है, कि जो हमें कॉन्स्टेंटली एंटरटेनमेंट का डोज दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा मैंने इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में की थी, उससे निकलकर अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स को देखेंगे, थोड़ा किताबें पढ़ेंगे, एनिमल्स के साथ क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म डेटा क्या कह रहा है, इस सब को देखेंगे, तो हम दुनिया के बारे में एक बैलेंस्ड ओपिनियन बना पाएंगे। इस चैनल का वही गोल है, सेंसेशनल चीज़ें कम ही होती है इस चैनल पे, इसीलिए सब्सक्राइबर्स कम है। क्लाइमेट चेंज, एनिमल क्रूअल्टी, मॉडर्न सोसाइटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये मुद्दे इस चैनल के सेंट्रल में है। उसी स्पिरिट में मैंने कुछ समय पहले भारत की इंफोटेनमेंट यूट्यूब फील्ड का एक एनालिसिस किया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया। उसके लिए आप देख सकते हो ये वीडियो।